हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं जिसका टॉपिक है हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया। पहले हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को कवर कर चुके हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का पूरा डेफिनेशन, उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्यों बोलते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं लेके आया हूँ सीरस ओटाइटिस मीडिया। जैसे हमने पिछली बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का हमने मीनिंग समझा था, वैसे ही आज हम सीरस ओटाइटिस मीडिया का पहले मीनिंग समझते हैं। ये बना है पहले 3 शब्दों से, सीरस, ओटाइटिस और मीडिया। मीडिया का मतलब होगा मिडल ईयर, ओटाइटिस मतलब क्या है, कान का इन्फेक्शन है, और सीरस मतलब ये जो इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा मिडल ईयर कैविटी में, उस फ्लूइड की कैटेगरी के मतलब क्वालिटी के हिसाब से इसे नाम दिया गया है। तो सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है हमारा मिडल ईयर के अंदर, इसलिए ही इस डिसीज़ का नाम क्या रखा है, सीरस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब देखो इसे हम और क्या बोलते हैं। पहली बात तो इसे हम ग्लू ईयर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, ग्लू ईयर। इसको 5 स्टार करके सेव कर लेना, ठीक है, ग्लू ईयर। अब ग्लू ईयर ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा नाम इसको हम म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया। और इसे हम सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया, सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। और इसे हम जो है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन भी बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन भी बोलते हैं। तो इसके पास में पहले हमने इसका सीरस ओटाइटिस मीडिया को सीरस ओटाइटिस मीडिया क्यों बोलते हैं वो समझा। फिर इसे हम और क्या बोलते हैं, ग्लू ईयर बोलते हैं, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, या ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन बोलते हैं। अब हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी क्या किया था, वहाँ पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था, है ना, और यहाँ पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और सीरस ओटाइटिस मीडिया में। वहाँ हमने पढ़ा था कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर किसी इन्फेक्शन के कारण यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो रहा था, जिसके कारण फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था मिडल ईयर कैविटी में, जिसमें फिर बाद में जाके उसमें पस फॉर्मेशन वगैरह हो रहा था। तो वो किसी इन्फेक्शन के कारण में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है। The main difference between serous otitis media and acute otitis media is that serous otitis media is a non-infective condition and acute otitis media is because of an infection. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल शब्दों में कहें तो क्या है ये सीरस ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ अ फ्लूइड दैट इज यानी सीरस फ्लूइड और म्यूकोइड फ्लूइड in the middle ear, in the middle ear cavity, in the middle ear cavity without any sign or symptoms of infection। तो बिना किसी इन्फेक्शन के फ्लूइड एक्यूमुलेट होना, कैसा फ्लूइड, सीरस फ्लूइड या म्यूकोइड फ्लूइड का मिडल ईयर कैविटी में एक्यूमुलेट होना ही हमारा क्या है, सीरस ओटाइटिस मीडिया। या ऐसे हम बोले नॉन इन्फेक्टिव फ्लूइड, नॉन इन्फेक्टिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एन इन्फेक्टिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन मिडल ईयर कैविटी। ठीक है, अब जैसे हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के कोर्स पढ़े थे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का कोर्स क्या था, यूस्टेचियन ट्यूब के ब्लॉक होने के कारण हो रहा था। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसका मेन कोर्स क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉकेज, है ना। देखो यूस्टेचियन ट्यूब के फंक्शन मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे। एक्सटर्नल प्रेशर और मिडल ईयर का प्रेशर को मेंटेन करके रखना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अपने पोजीशन में बना के रखना, नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होना मिडल ईयर कैविटी में वगैरह वगैरह जो है, जब अगर यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो वो सब मैंने उसमें बताया था पिछली वीडियो में, तो वो पिछली वीडियो जाके जरूर देखें। तो यहाँ पे जो है पर ये यूस्टेचियन ट्यूब जो ब्लॉकेज होगा यहाँ पर, ये नॉन इन्फेक्टिव ब्लॉकेज है। मतलब कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं, कोई दूसरी कंडीशन हो रही है, जैसे या तो एलर्जिक कंडीशन हो या कोई मास आ जाए जो कि हमारे यूस्टेचियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पे जो कारण होंगे वो या तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा या तो एलर्जिक कंडीशन होगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमने पिछले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी एक कंडीशन पढ़ी थी जिसको हमने पढ़ा था एडेनोइड हाइपरट्रोफी। एडेनोइड जो है ये इम्यून सेल्स हैं या इम्यून स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो कि किसी भी इम्यून स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इम्यून स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो
एडिनोइड जो है यहाँ पे इमेजेस में आप देखो, ये है हमारा एडिनोइड, और ये जो हमारी ये दिख रहा है ना, ये हमारी है यूस्टेचियन ट्यूब। एडिनोइड जो है ये मिड लाइन स्ट्रक्चर है। आप ऐसा समझो कि ये मान लो ये हमारा एडिनोइड है और इसके दोनों साइड ऐसी यूस्टेचियन ट्यूब रहती है, ठीक है। तो हमारा जो ये एडिनोइड है ये मिड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर ये हाइपरट्रोफी हुआ तो ये यहाँ की यूस्टेचियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर देगा, यहाँ की यूस्टेचियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर देगा। तो जो हमारा एडिनोइड है ये बच्चों में पाया जाता है। तो ये जो एडिनोइड हाइपरट्रोफी के कारण जो हमारा यूस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, ये काई में देखने मिलेगा, ये हमारे बच्चों में देखने में मिलेगा, चिल्ड्रन में, ठीक है। एडिनोइड हाइपरट्रोफी किस में देखने मिलेगा, हमारे चिल्ड्रन में देखने मिलेगा। और जैसे ही एडल्टहुड आता है तो ये एडिनोइड जो है वो इनकी जो हाइपोट्रोफी होने लगती है, ये कैसे एट्रोफी होने लगती है, ये गायब हो जाते हैं जैसे ही एडल्टहुड आता है, तो बच्चों में देखने को मिलेगा। अब देखो मान लो, अब मैंने बताया था कि ये हमारा एडिनोइड है, ये हमारी यूस्टेचियन ट्यूब है। अगर एडिनोइड हाइपोट्रोफी होती है तो ये दोनों यूस्टेचियन ट्यूब को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कोई भी यहाँ पे कुछ भी एंटीजन या कुछ भी यहाँ पे कुछ आया जिसके रिस्पॉन्स में ये क्या हुआ, इम्यून रिएक्शन शुरू हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, ये एडिनोइड की हाइपरट्रोफी हुई, जिसके कारण यहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब दोनों ब्लॉक हो गई। तो इसकी खासियत क्या रहेगी एडिनोइड हाइपरट्रोफी की, जो कि बच्चों में पहली खासियत तो है कि बच्चों में देखने को मिलेगा, और दोनों साइड की हमारी जो है यूस्टेचियन ट्यूब है उसको क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें बाइलेटरल सीरस ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं अगर हम एडल्ट में देखने जाए तो पहले हमने पढ़ा कि जो मेन कोज है बच्चों के अंदर सीरस ओटाइटिस मीडिया डेवलप होने का, तो ये सीरस ओटाइटिस मीडिया जो बच्चों में डेवलप होने का मुख्य कारण क्या है, हमारा एडिनोइड हाइपरट्रोफी। और जो एडल्ट है उनके अंदर, एडल्ट्स के अंदर जो हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया होने का मुख्य कारण जो है वो हमारा क्या है, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। तो ये किन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारा एडल्ट्स में। अब ये क्या हो रहा है, देखो हमारा जो एडिनोइड था वो मिड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, मिड लाइन स्ट्रक्चर है, पर जो हमारा नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा होगा वो कहाँ पे होगा, ये हमारे जो यूस्टेचियन ट्यूब है इसके ऊपर यहाँ पे होगा। तो नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा हुआ तो ये क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर या तो लेफ्ट साइड की यूस्टेचियन ट्यूब या तो राइट साइड की यूस्टेचियन ट्यूब को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, जिसके कारण एडल्ट्स में क्या हमें देखने को मिलेगा, एक यूनिलेटरल सीरस ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। फिर तीसरा जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये तो हमारे ये स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन हुए, ये कैसे हैं, हमारे स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन। एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारा फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमारा आता है क्लेफ्ट पैलेट। हमने लिवेटर वेली पैलेटिनी है ना, और ये दो मसल जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था वो क्लेफ्ट को, यूस्टेचियन ट्यूब को ओपन और क्लोज करने के लिए, और क्लेफ्ट से भी वो कनेक्टेड होती है। तो क्लेफ्ट पैलेट में भी हमारा क्या होगा, यूस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। और तीसरा कोज जो हमारा क्या है, एलर्जिक कंडीशन है ना, तो उसमें भी क्या हो सकता है, हमारा यूस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिसके कारण हमारा क्या हो सकता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया। तो ये हमारा कोज हुआ और इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम और आगे पढ़ते हैं। तो पैथोजेनेसिस अगर हम इसके देखें सीरस ओटाइटिस मीडिया की, तो दो मेन इवेंट होते हैं इसके अंदर, सीरस ओटाइटिस मीडिया के अंदर। पहला तो हो गया माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, जिसके कारण क्या नहीं हो पा रहा है, प्रेशर इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है, प्रेशर इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, जो ड्रेनेज है ना, मिडल ईयर कैविटी का, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ मिडल ईयर कैविटी वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगी। अभी समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरा इवेंट क्या होता है, देखो पैथोजेनेसिस ऑफ सीरस ओटाइटिस मीडिया में दो इवेंट मेन है। सबसे पहला तो माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब के फंक्शन मैंने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप वहाँ जाके उसको चेक करिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये लेक्चर। और दूसरा जो है इसके अंदर सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है मिडल ईयर म्यूकसा की, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकोइड फ्लूइड जो है वो मिडल ईयर के अंदर क्या होने लगता है, एलर्जिक कंडीशन के कारण या एडिनोइड हाइपरट्रोफी के कारण, जो हमारी या हम ये यूस्टेचियन ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण जो नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण मिडल ईयर कैविटी में नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण म्यूकोजा से जो सिक्रेशन है वो क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की,
मिडिल ईयर कैविटी की, और दूसरा जो इसका पैथोजेनेसिस में 2 इवेंट जो है, पहला इवेंट है माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब और दूसरा क्या है हमारा इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द मिडिल ईयर म्यूकोसा। ठीक है, मिडिल ईयर में जो म्यूकोसा है उससे ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है म्यूकस का, है ना, और म्यूकस का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है। अगर नॉर्मल यूस्टेशन ट्यूब होती तो म्यूकस ड्रेन होकर कहाँ आ जाता है, ये नेजोफेरिंग्स या फेरिंग्स में आके इसको या तो बाहर निकाल देते हैं अपन, है ना, शरीर से बाहर निकल जाता। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यूस्टेशन ट्यूब क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो जिसके कारण ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है मिडिल ईयर कैविटी का। तो ये सारा फ्लूइड जो है वो कैसा रहेगा हमारा, वहीं पड़ा रहेगा मिडिल ईयर कैविटी में। ठीक है, अब देखो क्वालिटी कैसी होगी सीरस ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो फ्लूइड है। अब हमने पढ़ा कि ये कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव है। तो नॉन इन्फेक्टिव है तो इसकी क्वालिटी ये कैसा होगा, ये एक तरीके से कैसा होगा, ये इसका फ्लूइड कैसा होगा, नॉन पुरुलेंट। नॉन पुरुलेंट, पस नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, नॉन पुरुलेंट फ्लूइड होगा और कैसा होगा, नियरली स्टेराइल फ्लूइड होगा, नियरली स्टेराइल फ्लूइड होगा, क्योंकि इन्फेक्शन इसमें नहीं हो रहा है। इसके बाद में देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में इसमें सीरस ओटाइटिस मीडिया में। ये हमारा पिन्ना है, यह एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यह नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहती है, और ये हमारे मिडल ईयर कैविटी है, और ये हमारा यूस्टेशन ट्यूब है। यहाँ पे कोई भी या तो एडिनोइड्स है या तो नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा है, जिसके कारण यहाँ क्या हो रहा है, हमारा यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो चुका है। यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर इक्विलिब्रियम है, यहाँ से यूस्टेशन ट्यूब क्या कर रहा था, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से एयर जाती थी, जिसके कारण यहाँ का बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो रहा था, मेंटेन होके रह रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होने लगेगा यूस्टेशन ट्यूब के अंदर। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होगा इसके अंदर, तो ये जो हमारी नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी ये पीछे की तरफ आने लगेगी, रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेगेटिव प्रेशर के कारण यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल है उनमें से भी फ्लूइड जो है निकल निकल के कहाँ पे आने लगेगा, मिडिल ईयर कैविटी के अंदर। तो ये पूरा पैथोजेनेसिस होता है सीरस ओटाइटिस मीडिया के अंदर। अब प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट क्या होगा, हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो क्या कंप्लेंट देगा। सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जैसे हमारे साथ में ये जो हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके साथ में 3 मसल अटैच होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस वगैरह, है ना, ये स्टेपिस वगैरह, इसके साथ में 3 जो हमारी बोन है वो अटैच होती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारा मेलियस, इनका स्टेपिस है, इनका मूवमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी रिट्रैक्ट हो रही है। अगर ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होगा तो यही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारी और पीछे आती जाएगी, और पीछे आती जाएगी, और पीछे आती जाएगी, है ना, जिसके कारण जो हमारे मूवमेंट है हमारे जितने भी ईयर ओसिकल्स का वो ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके कारण जो हमारे पास में क्या कंप्लेंट लेके आएगा पेशेंट, कंडक्टिव हियरिंग लॉस लेके आएगा। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस लेके आएगा। अब ये जो हमारा फ्लूइड है ये कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव फ्लूइड है तो इसको या तो ना तो क्या होगा, पेन भी नहीं होगा, पेन लेस, कान में कोई दर्द नहीं होगा पर उसको सुनाई भी नहीं देगा। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एडिनोइड्स है ये कैसे हैं, इम्यून सिस्टम के ये एक पार्ट है। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो वो क्या करेगा, एडिनोइड्स क्या हो जाएंगे, हाइपरट्रोफी आ जाएंगे, और जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल चले जाएगा तो ये एडिनोइड अपने वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो बार बार या पहले क्या होगा, पहले एडिनोइड जब बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल चले गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिनोइड वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो बार बार कभी अच्छे से सुनाई देगा, कभी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस मिलेगा इसमें। बच्चों में कैसा मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर। ठीक है, और वो भी कैसा, बायलेटरल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एडिनोइड है वो कैसे है, मिड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब हम थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है उसको थोड़ा सा समझे कि नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा जो है ये हमें जो दिख रहा है ये क्या होता है, हमारा मेलियस है। ये क्या है, मेलियस है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अम्बो। क्या बोलते हैं, अम्बो। ये जो आपको आगे ये कोन ऑफ लाइट दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन ऑफ लाइट बोलते हैं।
अगर आपको पता करना है कि ये किस साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो आप दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस डायरेक्शन से देखें, ये मेलियस जिस साइड डायरेक्टेड होगी, जिस साइड मेलियस का ऐसा हैंडल जो है हमारा इस साइड डायरेक्टेड है, मतलब ये क्या है, सुपीरियर साइड है और कैसी है, एंटीरियर साइड है। सुपीरियर और एंटीरियर साइड में ये हमारा जो मेलियस है ये ऐसा रहता है। और ये जो कोन ऑफ लाइट है ये हमारा एंटीरियर और इन्फीरियर साइड में होता है। जो हमारा कोन ऑफ लाइट है, जो हमारा कोन ऑफ लाइट है वो कहाँ पे रहता है, एंटीरियर और इन्फीरियर साइड में। तो और ये आपको जो मेलियस है ये आपको राइट साइड का, अगर राइट साइड की तरफ टिल्ट है, राइट साइड की अगर टिल्ट है तो ये राइट साइड का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। और अगर यही मेलियस हमारा कैसा होता है, ऐसा रहता है, और कोन ऑफ लाइट हमारी ऐसी रहती, तो ये कैसा हो जाता है, लेफ्ट साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो जाती। तो साइड को देखने के लिए आपके पास में दो चीज़ें हैं, किस साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको जानने के लिए आपके पास में दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला कि मेलियस को देखो, मेलियस की डायरेक्शन किस साइड की है। अगर मेलियस की डायरेक्शन राइट साइड में है तो ये कैसी है, राइट साइड का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमें पता है कि मेलियस का जो है ये किस साइड रहता है, सुपीरियर और एंटीरियर साइड में रहता है, सुपीरियर और एंटीरियर साइड में रहता है। कोन ऑफ लाइट कैसा रहता है हमारा, इन्फीरियर और एंटीरियर साइड में रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ लाइट। ठीक है, कोन ऑफ लाइट। और ये हमारा पूरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में पूरी इसकी एनाटॉमी के बारे में पूरा बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे। अब आते हैं मेन फाइंडिंग्स। अगर हम देखें तो ओटोस्कोपी में, कान के अंदर ओटोस्कोप डाल के हम देखें तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सीरस ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो फ्लूइड की हमें एक लाइन सी दिखेगी, देखो ये हमें लाइन दिख रही है, तो ये मार्जिन दिखेगी, फ्लूइड मार्जिन दिखेगी हमें, क्या दिखेगी, फ्लूइड मार्जिन दिखेगी। क्या दिखेगी, फ्लूइड मार्जिन इज सीन, फ्लूइड मार्जिन इज सीन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एडिनोइड्स क्या होंगे, अपने साइज छोटी करेंगे, कभी बड़ी करेंगे, तो बहुत कई बार वो क्या होगा, जब साइज छोटी करेंगे तो कुछ एयर अंदर आएगी, तो एयर बबल्स भी हमको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, एयर बबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एयर बबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कोन ऑफ लाइट जो है, देखिए कोन ऑफ लाइट ढंग से पूरा डिस्टर्ब हो चुका है ना, तो कोन ऑफ लाइट भी हमारा कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कोन ऑफ लाइट डिस्टर्बटेड। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसी मिलेगी हमें, रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगी। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, रिट्रैक्टेड रहेगी। तो ये सारी फाइंडिंग अगर हमें मिल रही है कहाँ पे, ओटोस्कोप में, तो ये हमारा क्या है, सीरस ओटाइटिस मीडिया को इंडिकेट करता है। देखो पहले क्या होगा, हमने एक बीच में आगे जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो हमने इसको बोला था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लू एयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लू एयर। अब ग्लू एयर क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। ग्लू एयर इसलिए बोलते हैं, देखो ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है अंदर, ये जो फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, ये धीरे धीरे ये जो फ्लूइड है वो कैसा होता जाता है, ठीक होते जाता है, एकदम ठीक हो जाता है। और ठीक होके कैसा दिखता है, ये ग्लू जैसा हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लू एयर बोलते हैं। कैसा बोलते हैं हम इसको, ग्लू एयर बोलते हैं, है ना। और ठीक है, इसके अलावा ट्यूनिंग फोक टेस्ट अगर हम देखें तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट के बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिनिस टेस्ट अगर हम देखें, रिनिस टेस्ट कैसा रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा, जो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस को इंडिकेट करता है। ठीक है, और हमारा वेबर्स टेस्ट देखेंगे तो वेबर्स टेस्ट में हमें जो हमारा लोकलाइजेशन ऑफ साउंड है, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड इज टुवर्ड्स वर्स्ट ईयर। ये हम वर्स्ट ईयर मतलब जिस कान में दिक्कत होगी, दिक्कत जहाँ होगी, है ना। तो ये इस रिनिस टेस्ट के बारे में और वेबर्स टेस्ट के बारे में अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा है पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कि सीरस ओटाइटिस मीडिया क्या है, इसे हम ग्लू एयर भी बोलते हैं, म्यूकोडोटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके कोर्स पढ़े, है ना, एडल्ट्स में कोर्स पढ़े, बच्चों में कोर्स पढ़े, फिर इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी, क्वालिटी पढ़ी फ्लूइड की, पूरा ये समझा हमने कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट, क्या क्या कंप्लेंट लेके आएगा। इसके अलावा फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो ओटोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा, ट्यूनिंग फोक टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। फिर प्योर टोन ऑडोमेट्री, इसके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा। प्योर टोन ऑडोमेट्री में हमें क्या देखने को मिलेगा, ए बी गैप देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, ए बी गैप प्रेजेंट है ना, विच इंडिकेट्स दी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है। टिम्पेनोमेट्री, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। इसमें बी टाइप ग्राफ देखने को मिलता है, सीन इन सीरस ओटाइटिस मीडिया, है ना। सीरस ओटाइटिस मीडिया में बी टाइप ग्राफ, ये बी टाइप ग्राफ का मैंने फोटो डाल रखा है। ये सब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप अभी देख लो कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि बच्चों में इसको कर सकते हैं हम, बच्चों में आसानी से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट, सबसे पहले अगर अपन मैनेजमेंट करना है हमें सीरस ओटाइटिस मीडिया का, तो कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो अगर मेडिसिन से ठीक होता है तो मेडिसिन से ही ठीक करने का ट्राई करना चाहिए, डायरेक्ट सर्जरी पे हमें नहीं जाना चाहिए, है ना। मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देंगे नेजल स्टेरॉइड स्प्रे। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एडिनोइड्स कैसे होते हैं, इम्यून स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये स्टेरॉइड क्या होते हैं, इम्यूनिटी को डाउन करने वाले थे। तो एडिनोइड्स की जो शेप है या साइज है उसको क्या करने का, छोटा करेगा ये, है ना, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नेजल स्टेरॉइड स्प्रे क्यों दे रहे हैं, टू रिड्यूस साइज ऑफ एडिनोइड्स, टू रिड्यूस साइज ऑफ एडिनोइड्स। ऑटो इन्फ्लेशन मतलब कुछ नहीं है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वापस कुछ एक्टिविटीज़ करके उसके वापस नॉर्मल स्टेज में लाना। देखो हमने पढ़ा कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसी है, इसमें नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो रहा है मिडल ईयर कैविटी में, जिसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसी है, रिट्रैक्टेड है। तो आप क्या करोगे, वेलसेल्वा कुछ नहीं है, वेलसेल्वा मतलब कुछ नहीं है, नाक के दोनों जो छेद हैं उनको आप क्या करो, हाथ से बंद कर लो और सांस लेके जोर से कान के पर्दों पर पूरा प्रेशर लगाना है आपको, है ना। ये बच्चे करते हैं, है ना। तो ये वेलसेल्वा, इससे भी अगर ठीक नहीं होता है, आपने 3 महीने तक आपने नेजल स्टेरॉइड स्प्रे चालू करके देख लिए, ऑटो इन्फ्लेशन करके भी देख लिया, फिर भी आपको 3 महीने तक आपको कोई इनसे फ़ायदा नहीं होता है, तब जाके हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, एडिनोइक्टमी, मायरिंगोटोमी के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ग्रोमेट इंसर्शन कुछ नहीं है, ग्रोमेट एक तरह का ऐसा दिखता है, ग्रोमेट बहुत छोटा होता है ना। ग्रोमेट कुछ नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन, जैसा यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन होता है ना, वैसे ही फंक्शन इसके, सेम फंक्शन होता है ग्रोमेट के, यूस्टेशन ट्यूब जैसे ही इसके फंक्शन होते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी वेंटिलेशन ट्यूब है। क्या है, हमारी वेंटिलेशन ट्यूब है। ग्रोमेट क्या है, एक तरीके से हमारी वेंटिलेशन ट्यूब है ना। जब तक यूस्टेशन ट्यूब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इसमें पूरी सर्जरी में क्या करेंगे, ये हमारी जो है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। पहले मैं बता चुका था कि यूस्टेशन ट्यूब क्या आ रही है, हमारी सीरस ओटाइटिस मीडिया में ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। तो सीरस ओटाइटिस मीडिया में हमारी यूस्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो हम एक ऐसा चीज़ डाल रहे हैं हमारी ईयर ड्रम में, जो कि हमारा यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन सेम टू सेम कॉपी कर सकें। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रोमेट के अंदर यहाँ पे छेद रहता है, तो वो क्या करेगा, जब हम इसको कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, हमारी एंटेरो इंफीरियर साइड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ताकि वो क्या रहा, सारा जो हमारा फ्लूइड है वो क्या हो जाए, इसमें से यहाँ से सारा फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल आए। इसके अलावा प्रेशर को भी क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि जैसे ही यूस्टेशन ट्यूब, ये सारा ग्रोमेट लगाया, फ्लूइड निकल गया, हमने सारा दवाई से और यूस्टेशन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही ख़त्म कर दिया, ये ग्रोमेट अपने आप बाहर आ जाएगा, ग्रोमेट अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए अलग से सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो फ़ायदा ये होता है ग्रोमेट इंसर्शन का, कि जैसे ही सबसे पहले ग्रोमेट क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। इसका फंक्शन क्या होता है, जो सेम हमारे यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन होता है, सेम ग्रोमेट का फंक्शन होता है। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, एंटीरो इन्फीरियर साइड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इसको इंसर्ट करते हैं। ये कैसे पता चलेगा एंटीरो इन्फीरियर साइड, देखिए ये हमारा मेलियस है ना, यहाँ पे
ये सुपीरियर साइड में होता है और ये किस साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, लेफ्ट साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। और ये हमारा लाइट कोन ऑफ लाइट यहाँ होता, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रोमेट को इंसर्ट कर दिया। तो एंटीरो इन्फीरियर साइड में हमने क्या किया है, ग्रोमेट को इंसर्ट किया। क्योंकि हमारी यूस्टेशन ट्यूब भी इसी साइड होती है, तो हमने ग्रोमेट को भी कहाँ लगाया, एंटीरो इन्फीरियर साइड में। जब हमने कहाँ पढ़ा था, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था, तो उसमें हमने इंसर्शन कहाँ लगाया था, हमने इंसर्शन लगाया था पीछे की साइड में, है ना, पोस्टीरियर साइड में लगाया था। अब देखो मायरिंगोटोमी इन सीरस ओटाइटिस मीडिया, तो साइड ऑफ इंसिजन क्या है हमारा, एंटीरियो इन्फीरियर साइड, एंटेरो इन्फीरियर साइड, एंटेरो इन्फीरियर साइड, एंटीरो इन्फीरियर साइड में हमने क्या लगाया, ग्रोमेट लगाया। शेप ऑफ इंसिजन देखा कैसा है। अब इसमें लगाएंगे हम रेडियल इंसिजन, रेडियल इंसिजन। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हमने रेडियल इंसिजन नहीं लगाया था, ठीक है। यहाँ पे रेडियल इंसिजन लगाने का कारण ये है कि जैसे ही रेडियल इंसिजन लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पे जैसे ही इसको ग्रोमेट को फिक्स अच्छे से हो पाएगा, रेडियल इंसिजन लगाएंगे ना, तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ ग्रोमेट बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेडियल इंसिजन लगा रहे हैं। अगर हम ट्रांसफर्स इंसिजन लगाते हैं तो ढंग से वो हील ही नहीं हो पाता, मतलब वो फिट ही नहीं हो पाता ढंग से वहाँ पे ग्रोमेट। तो हम रेडियल इंसिजन लगाते हैं ग्रोमेट को फिक्स करने के लिए। और कई बार क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर क्या हो जाता है, ग्लूयर हो जाता है। ग्लूयर के कारण क्या होता है, फ्लूइड क्या हो जाता है हमारा, थिक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बियर कैन टेक्निक है। बियर कैन टेक्निक में क्या करते हैं, जैसे बियर की बोतल का ढक्कन, जैसे उसको अच्छे से रब करो और उसको क्या करो, आप ढक्कन खोलते हो तो फटाक से उसका सारा कंटेंट बाहर निकलता है ना। वैसे ही अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक सुपीरियर साइड में एक इंसिजन लगा देंगे, ताकि यहाँ से प्रेशर आएगा, एयर का प्रेशर आएगा। यहाँ पे ग्रोमेट लगा हुआ है, तो यहाँ के एयर के प्रेशर के कारण वो सारा फ्लूइड प्रेशर की मदद से, अगर ठीक होगा तो वो सारा इसके ग्रोमेट की मदद से यहाँ से निकल आएगा। तो ये क्या है, बियर कैन टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हम सुपीरियर साइड में एक इंसिजन और लगा देते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। सुपीरियर साइड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में एक इंसिजन और लगाते हैं, ताकि वो सारा फ्लूइड जो है हमारा बाहर निकल के आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीरस ओटाइटिस मीडिया में देखते हैं। थैंक यू।